हेलो एवरीबॉडी। आज हम लर्निंग फिजिक्स एक्सरसाइज 2.3 ए के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कुछ तो बहुत अच्छे हैं। यू नीड टू पे रियल अटेंशन टू देयर आंसर्स। ध्यान देंगे तो सब समझ में आएंगे। शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। If the current supplied to a variable resistor is doubled, draw a graph between voltage and resistance. Question is, if the current supplied to a variable resistor is if the current supplied to a variable resistor is constant, sorry, पहले हमने क्या बोला था? Doubled. No. If the current supplied to a variable resistor is constant, draw a graph between voltage and resistance. ध्यान दो, क्वेश्चन समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ग्राफ तो बन ही जाएगा। 2 ohm रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट पोटेंशियल, करंट I इक्वल टू V बाय R और V कितना है? 2, R इज टू 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब हमें इस करंट को कांस्टेंट रखना है। करंट कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? अगर हम ये रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो कोरस्पॉन्डिंगली वोल्टेज भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। चेक करो, ये 3 ओम कर दिया, ये 3 वोल्ट, तो I इक्वल टू V बाय R से 3/3 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है। अब अगर इसको हम 4 ओम कर दें तो वोल्टेज भी कितनी चाहिए होगी? 4 वोल्ट, तभी करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। तो वी आर ग्राफ प्लॉट करें। जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज भी चेंज हो रही है, चेंज करनी पड़ रही है। तो इफ वी नीड अ वी आर ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज ज्यादा करते जाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट द करंट रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ बच्चे यहां से समझ जाते हैं, जल्दी समझ आते हैं। फॉर्मूला था V इक्वल टू आई आर। आर कांस्टेंट है तो वी आई ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आर अगर कांस्टेंट है तो वी आई ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और अगर आई कांस्टेंट है तो वी आर ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बट दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लाइक if you keep on increasing the voltage and you need to keep the current constant, definitely you will need to increase the resistance correspondingly. तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी, so that the current remains constant. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। when the resistance connected in series with the cell is halved, the current is not exactly doubled. Why? रेजिस्टेंस अगर हाफ कर दें, करंट डबल नहीं होता है। हम कहते हैं करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस हाफ करेंगे करंट डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल करेंगे करंट हाफ हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंक्रीज द रेजिस्टेंस द करंट डिक्रीजेस, डिक्रीज द रेजिस्टेंस द करंट इंक्रीजेस। और सवाल ये है, अगर ये रेजिस्टेंस डबल कर दें, सॉरी रेजिस्टेंस हाफ कर दें, तो करंट डबल क्यों नहीं होगा? होना चाहिए बट नहीं होगा। रीजन I इक्वल टू E बाय R प्लस R। इसको हाफ कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है। सिर्फ इसको हाफ करने से करंट डबल नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हाफ करना पड़ेगा, तभी करंट डबल होगा। ठीक है। I इक्वल टू E बाय R प्लस R। क्वेश्चन इज, जब ये रेजिस्टेंस हाफ कर दी तो करंट डबल क्यों नहीं हुआ? ये पूरा हाफ करना पड़ेगा, तो इसको भी हाफ करना होगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस हैज नॉट बीन हाफ्ड, दैट्स व्हाई द करंट डजंट गेट डबल। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को हाफ नहीं किया है तो करंट डबल नहीं होगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। It says, on increasing current drawn from the cell, the potential difference of its terminals is lowered.
किसी भी सेल से अगर करंट बढ़ाएं, इफ इंक्रीज द करंट, तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी। रीजन, यस, as we increase the current, the terminal voltage will decrease. Question यही है, on increasing current drawn from the cell, the potential difference across the terminals of the cell decreases. Why? करंट बढ़ाने से ये कम क्यों हो जाता है? ये बढ़ाया तो ये वैल्यू बढ़ गई, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू internal resistance. This is called voltage drop due to internal resistance. तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो ड्रॉप इन वोल्टेज विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो टर्मिनल वोल्टेज विल गो ऑन डिक्रीजिंग. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. आ जाए फोर्थ पर. Why should an ammeter have low resistance? एमीटर कहाँ लगाते हैं सर्किट में? सीरीज में. यस. तो we have question number 4. That's question number 4. That's resistance. Any resistance in the circuit, a battery, a key, an ammeter. Ammeter always connected in series. Why it should have low resistance? That's the question. इसकी रेजिस्टेंस कम क्यों होनी चाहिए एमीटर की? सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि करंट जब मेजर करना हो तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो जितना करंट इससे फ्लो होगा उतना ही सर्किट से फ्लो होगा, तो इट कैन मोर एक्यूरेटली मेजर करंट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. तो फिर रेजिस्टेंस लो इसलिए होनी चाहिए. अगर हाई हुई, अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द करंट इन द सर्किट, so that the ammeter does not affect current in the circuit, it should have low resistance. ठीक है, समझ आया? फिर से इसको हमने सर्किट में लगाया है सीरीज में करंट मेजर करने के लिए. अगर रेजिस्टेंस हाई हुई तो सर्किट का करंट कम हो जाएगा. हमें करंट कम नहीं करना है, मेजर करना है. करंट पर अफेक्ट नहीं आना चाहिए इससे, तो मेजर करने के लिए फिर एमीटर ऐसा लगाएं इट शुड नॉट अफेक्ट द करंट, और उसके लिए फिर जरूरी है इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 लाइन आंसर्स होते हैं इनके, 1 मार्क क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर? वोल्टमीटर हैज गॉट हाई रेजिस्टेंस. वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस. वोल्टमीटर सर्किट में कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर. टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर. अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो यहाँ पैरेलल में वोल्टमीटर लगाएंगे. अब ध्यान रहे, सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, जितना भी करंट है इनटू दिस रेजिस्टेंस गिव्स वोल्टेज. यही होता है ना, राइट? वोल्टमीटर जब लगाएं तो ये करंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ये करंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ध्यान दो, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम है, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम है तो यहां से करंट फ्लो होगा और ये थोड़ा कम हो जाएगा. ऑब्वियसली इफ इट हैज लो रेजिस्टेंस, इफ इट हैज लो रेजिस्टेंस तो यहां से करंट फ्लो होगा और ये कम हो जाएगा. इस करंट पर इन्फ्लुएंस ना हो उसके लिए जरूरी है यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए, तो करंट बहुत कम फ्लो हो यहाँ से, उसके लिए क्या जरूरी है? इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए. सेम है, पहले क्वेश्चन था एमीटर की रेजिस्टेंस लो क्यों रखते हैं? भाई आप कोई भी डिवाइस सर्किट में लगा रहे हो, उस सर्किट के करंट पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो एमीटर सीरीज में लगा होता है. अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए. इसकी हाई होनी चाहिए ताकि यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो ना हो, यहीं से फ्लो होता रहे, इस करंट पर इन्फ्लुएंस ना हो. तो फिर वो पॉसिबल है कि इसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाए. और हाईएस्ट कितना हो सकता है? इनफिनिट.
आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफिनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैन वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर? क्वेश्चन नंबर 6, कैन वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर? देखो, ये एक गैल्वानोमीटर था, इसकी रेंज तो बहुत कम थी, बहुत कम करंट फ्लो हो सकता था इससे। इसकी रेंज कैसे बढ़ाई हमने? भाई ज़्यादा करंट मेजर कर सके, शंट लगा दी, ये बन गया एमीटर। अब एमीटर है, हमें इसकी रेंज बढ़ानी है, सेम इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दें। तो कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द एमीटर। गैल्वानोमीटर की रेंज कैसे बढ़ाई थी? इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाकर। तो एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे? इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाकर। कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द एमीटर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। 7, you are given a primary and a secondary cell of the same EMF. From each cell will you be able to draw larger current? And why? एक प्राइमरी सेल है, एक सेकेंडरी है, क्या डिफरेंस होता है? दैट्स प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है। सेकेंडरी हैज लो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी सेल। फॉर अ लार्जर करंट वी विल यूज अ सेकेंडरी सेल। It has low internal resistance. It has low internal resistance. So we use a secondary cell to withdraw large current. ठीक है? That was question number 7. आगे बढ़े. Next is question number 8. In what respect does a nearly discharged lead acid secondary cell differ mainly from a freshly charged cell in its EMF or in its internal resistance? Yes. Question is, in what respect does a nearly discharged lead acid secondary cell differ mainly from a freshly charged cell? कोई भी सेल डिस्चार्ज हो गया है तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है, और अगर फ्रेशली चार्ज है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम। दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो डिस्चार्ज्ड सेल हैज हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, बट वी हैव हैड these questions which are based on internal resistance, EMF. सेल्स जब हम कहते हैं सिलेबस में नहीं है, इट मीन्स इनका इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग सिलेबस में नहीं है। बट फिजिक्स की टर्म्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है, ईएमएफ क्या होता है, इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, इन पर न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, इन पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो अ डिस्चार्ज्ड सेल हैज हाई इंटरनल रेजिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू अ फ्रेशली चार्ज्ड सेल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आ जाएं 9 पर। Question number 9. A resistance R is connected across a cell of EMF E and internal resistance R. A potentiometer now measures the potential difference between the terminals of the cells as we write expression for R, E, V and R. इनमें आपस में R का एक्सप्रेशन लिखना है in terms of these. Question इतना ही है. We have to write expression for internal resistance in terms of EV and R. बीच में कुछ पोटेंशियोमीटर की बातें कही गई हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो आगे के टॉपिक्स में से है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है R इक्वल टू, ये हमने डिराइव किया था, E माइनस वी बाई वी इंटू आर। न्यूमेरिकल्स भी की इस पर है, हमने किए भी हैं। तो E माइनस वी बाई वी इंटू आर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. 10 says the plot of the variation of potential difference across a combination of three identical cells in series versus current. Yes. यहाँ लिखा हुआ है 6 वोल्ट और यहाँ कुछ करंट लिखा हुआ है 1 एम्पियर I V. Question is, what is the EMF of
each cell, कितने सेल्स हैं? 3 cells in series connected this way. VI ग्राफ इनके बीच में प्लॉट किया गया. VI means ग्राफ बिटवीन करंट एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल. इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है. हमें ये बताना है इनका EMF कितना है. EMF होता है potential difference across the terminals of the cell when current drawn is 0, when no current is drawn. करंट अगर 0 है तो EMF कितना है? 6 वोल्ट. तीनों का, तो एक का कितना हो गया? 2 वोल्ट. 3 है ना सीरीज में, तो एक का कितना हो जाएगा? 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिस वाज 10th. 11th, which has greater resistance, milliammeter और ammeter? मिलीएम्मीटर और एमीटर, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? एमीटर का या मिलीएम्मीटर? किसमें कम करंट मेजर होगा? ऑब्वियसली इट हैज हायर रेजिस्टेंस, इट हैज लो रेजिस्टेंस, ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है. ठीक है. मिलीएम्मीटर और एमीटर में ज्यादा करंट इससे फ्लो होगा तो हैज लो रेजिस्टेंस, और कम करंट फ्लो होगा तो हैज हायर रेजिस्टेंस. वोल्ट मीटर एंड मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर, जितनी ज्यादा वोल्टेज मेजर होगी, जितनी ज्यादा वोल्टेज मेजर होगी, रेजिस्टेंस भी उतनी हाई होगी. वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस. जितना हाई रखेंगे उतनी ज्यादा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो फिर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. 12th पर आ गए. Under what condition will terminal potential difference of a cell is greater than its EMF? पढ़ा था हमने V equal to E minus IR, और ये भी पढ़ा था E plus IR. जब सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है तो V equal to E minus IR, और चार्जिंग हो रही है तो V equal to E plus IR. तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF. ठीक है. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12. कौन सा था ये? 12. 13th पर आ जाए. क्वेश्चन नंबर 13. इट सेज a cell of EMF E and internal resistance R is connected to two external resistance R1 and R2 and a perfect ammeter. Current in the circuit is measured in 4 different situations without any external resistance. Okay, we have a cell without any ammeter लगा रखा है, बस कोई रेजिस्टेंस नहीं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 ये एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान दिया जाए. Without any external resistance, the cell is connected in the circuit. The cell is connected with resistance R1 only, and with R1 and R2 in series. Same cell, R1 and R2. This is also R1 and a cell is connected in 4 different ways in a circuit without any resistance. Only an ammeter is there. Ammeter, of course, everywhere in the circuit. Here only resistance R1 is connected. R1 and R2 are there in series, and R1 and R2 are in parallel. Current measured 0.42 ampere, 1.05 ampere, 1.4 ampere, and 4.2 ampere. किस सर्किट में, किस कॉम्बिनेशन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, हमें ये बता. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन इज very clear from the figure. We have got a cell with certain EMF and internal resistance, of course, connected across any circuit which has an ammeter. It does not have any resistance. It has only R1. It has R1 and R2 in series. It has R1 and R2 in parallel. ये currents अलग-अलग cases में, not necessarily in this order, ये रिकॉर्ड किए गए. तो हमें ये बताना है कौन सा करंट किस सर्किट में फ्लो होगा. सबसे कम रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी तो
4 ओम क्यों लिखा हमने, करंट ओम में कब से होने लग गया, तो दिस इज 4.2 सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है तो करंट सबसे कम होगा। तो ये दो वैल्यूज तो यूज हो गई, हमें पता लग गया सबसे ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है, सबसे कम करंट इसमें फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अब दो रह गए R1 एंड R2 इन पैरेलल, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट ज्यादा होगा, दोनों में ज्यादा कौन सा होती है, तो यहाँ 1.4 एम्पियर 1.05, ठीक है। अब ये जब हमने किया तो इसके बाद आपको इतना अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर, ध्यान दिया जाए वी हैव गॉट 4 डिफरेंट वैल्यूज, कौन कौन सी थी, एक थी 0.42 एम्पियर, एक थी 1.05 एम्पियर और 1.4 एम्पियर एंड 4.2 एम्पियर। किस सर्किट में कौन सा करंट होगा इसका आइडिया देना है। दिस हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस तो करंट मैक्सिमम होगा, दिस हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस, सीरीज में हाईएस्ट होती है तो करंट मिनिमम होगा। अच्छा, किसी न किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ लगा ही नहीं, सिर्फ एमीटर लगा तो उसकी रेजिस्टेंस एक्ट होती है, एंड ऑफ कोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेट, ठीक है। यहाँ वो सब तो है ही, सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो करंट कम हो जाएगा 0.42 एम्पियर। तो ये दो वैल्यूज तो हो गई, पता लग गई हमें कहाँ कहाँ फ्लो हो रही है, ये तो रह गई। अब ऑब्वियसली जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ ज्यादा करंट होगा, तो ये दो बच गए थे, इन दोनों में कम रेजिस्टेंस कहाँ होगी, यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो 1.4 एम्पियर यहाँ से होगा, 1.05 एम्पियर यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आ नहीं सकते हैं, ये आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। That takes us to question number 14. Right, question number 14 says a straight line plot showing the terminal potential difference V of a cell as a function of current drawn from it is shown in the figure. Using the plot, determine the EMF and the internal resistance. Sorry, we don't call them numericals, these are actually conceptual questions. Yes, this is given 1.4 volt and here it is 0.28 ampere, ठीक है। We have plot graph between current drawn from the cell and its terminal potential difference, तो यहाँ से एक, this is how much, 0.4 volt, this is 0.8 volt and 1.2 volt, 1.6 volt। करंट्स की भी कुछ वैल्यूज दी हुई है, दिस इज 0.04 एम्पियर और ये डार्क शो की गई है 0.12 और ये डॉटेड है 0.20, ठीक है। क्या क्या बताना है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ईएमएफ तो पता लग गया, यहाँ से कितना 1.4 वोल्ट। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देना। जब करंट जीरो होगा तो मैक्सिमम जो वैल्यू है टर्मिनल वोल्टेज की वही ईएमएफ कहलाएगी। जब करंट जीरो होगा तो जो भी टर्मिनल वोल्टेज है उसी को ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। 1.4 वोल्ट जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड ईएमएफ। अब I की वैल्यू और V की वैल्यू क्वेश्चन से दिख रही है 8 एंड ये डार्क किया हुआ है, दिस इज 0.12 एम्पियर एंड 0.8 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी, फॉर्मूला होता है R, ओके, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस I, तो V इज 0.8, E इज 1.4, I is 0.12 into R
0.12 r इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ 0.6, r इक्वल टू 60/12, तो r इक्वल टू 5। नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, नोट करो। जब करंट जीरो होगा तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वी कॉल दैट एज ईएमएफ, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी 1.4, ठीक है। और करंट और वोल्टेज क्वेश्चन में मार्क कर रखे हैं, डार्क लाइन से मार्क किए हुए हैं, ये वैल्यूज हमें यूज करनी है। आर की वैल्यू निकालनी है, वी इक्वल वी माइनस आई आर, वैल्यूज प्लेस की तो आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 इट वाज। आज जाए क्वेश्चन नंबर 15 पर। यस, question number 15, it says a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistor. EMF E, internal resistance R, variable resistor, यानी इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। Plot a graph showing the variation of terminal potential difference V with resistance and predict from the graph the condition under which V becomes equal to E. Okay. फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। हमें V और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान दो, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी। तो फिर ग्राफ increase the resistance, we will go on increasing. ध्यान से समझो, as we increase the resistance, the current will decrease, और करंट डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर ये कम हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से भी इंक्रीज होगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा होगा, और ये जो वैल्यू है ये ई के इक्वल, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ करंट कम होता जाएगा, करंट कम होता जाएगा तो वी ज्यादा होता जाएगा। अब रेजिस्टेंस इतनी कर दी कि करंट नेग्लिजिबल हो गया तो वी की इक्वल तो हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस और बढ़ाओ, करंट पहले ही नेग्लिजिबल है, रेजिस्टेंस को और बढ़ाओ, करंट ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, तो सैचुरेशन आ जाएगा। तो फिर ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, V की वैल्यू E के इक्वल। करंट जीरो हो गया ना, नेग्लिजिबल हो गया, तो V और E दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट फिर बताएं, हाँ फिर बता देते हैं हम V इक्वल टू E माइनस आई आर, हमें V और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। किसके बीच में, V और R के बीच में। बट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें R तो है नहीं, कैपिटल R तो है नहीं, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है बट सर्किट की रेजिस्टेंस R नहीं है। बट ग्राफ फिर भी सोचकर बना सकते हैं। आप जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज होगा, जब करंट डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस बढ़ाने से टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसे क्यों हो गया, सैचुरेट क्यों हो गया, ये समझा जाए। अगर रेजिस्टेंस हाई हो गए, रेजिस्टेंस हाई हो गए तो करंट बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, नेग्लिजिबल। रेजिस्टेंस बहुत हाई करते हैं तो करंट बहुत कम होगा, बहुत कम यानी नेग्लिजिबल होगा, तो V और E लगभग इक्वल होंगे। आप रेजिस्टेंस और हाई कर दो, करंट तो नेग्लिजिबल ही रहेगा, जीरो ही रहेगा लगभग, और करंट जीरो रहेगा तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो V E के इक्वल होगा। तो जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, जो V की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, E के इक्वल हो जाएगी।
EMF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम। 1 मार्क क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 16. N identical cells, each of EMF V and internal resistance R are connected in series to an external resistance R. Deduce expression for R in terms of total current I. Okay. M identical cells, each of EMF E and internal resistance R. Question number 16. N cells, sorry, M cells, M, तो एक का EMF अगर E है तो ये ME, और एक की रेजिस्टेंस R है तो M, ये रेजिस्टेंस R, दैट्स करंट I। स्मॉल r को I की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो सिंपल है, I इक्वल टू E बाय R प्लस R, ठीक है। तो IR प्लस IMR इक्वल टू ME, तो IMR इक्वल टू ME माइनस I, तो R इक्वल टू ME बाय IM माइनस IR बाय I। आया समझ में? तो R will be equal to E by I माइनस R by। अब बोलो सर ये समझाना है एक बार फिर से। अरे ये समझ आना चाहिए, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और R निकाला हमने। और ये कहाँ से आया? फॉर्मूला होता है ना I इक्वल टू E बाय R प्लस R, ये वहां से आ गया। E टोटली में और R टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, नोट करो। नोट किया गया? Then we have question number 17. Question number 17. Explain charging and discharging of a cell. ये तो हमने क्लास में पढ़ाया था, तो ठीक है। 18th पर आ जाए। Why is the terminal voltage of a cell less than its EMF? V is less than E because there is drop in voltage due to internal resistance of the cell. ये सेल है और हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। 20 वोल्ट का सेल था, हम देख रहे थे यहाँ कितना है 16, तो यहाँ कितना था 4 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होगी? बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन वोल्टेज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19. कार बैटरी हैज एन EMF of 12 volt. 8 ordinary cells connected in series can also supply 12 volt, but we do not use such an arrangement of cells in the car. Why? हाँ, कार की बैटरी आती है ना, 12 वोल्ट की होती है। अब मान लो बैटरी खराब हो गई, तो आपको लगा इतनी महंगी बैटरी काहे को लगाते हैं, सेल लगा देते हैं, सस्ता जुगाड़। 8 सेल, 2 3 4 5 6 7 8, हर एक सेल कितना होता है 1.5 वोल्ट इंटू 8 इक्वल टू 12, तो 12 वोल्ट पूरा हो गया। बैटरी की जगह ये 8 ड्राई सेल अगर हम लगाएं और सोचें अब कार स्टार्ट होगी तो नहीं होगी। रीजन, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, प्राइमरी सेल्स हैं, क्या है ये? प्राइमरी सेल्स, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा। और कार बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है। फर्क क्या हुआ फिर? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लो है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और यहाँ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है तो करंट कम फ्लो होगा।
कार को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है, ठीक है, कार को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है, अराउंड 200 एम्पियर। आप सोच रहे होंगे 200 रुपये तो कुछ भी नहीं होते, 200 रुपये तो थोड़ी सी, 200 रुपये नहीं, एम्पियर, एम्पियर करंट, ठीक है, हाँ 200 एम्पियर बहुत करंट होता है आपके सर्किट में। ये जो नॉर्मली जो सर्किट है 0 to 15 एम्पियर करंट होता है मैक्सिमम। हीटर, गीजर, एसी ये सब 15 एम्पियर तक का करंट यूज करते हैं, और फैन 1 एम्पियर करंट यूज करता है, ट्यूबलाइट तो और कम यूज करती है। तो अप टू मैक्सिमम इतना करंट फ्लो होता है हमारे हाउस होल्ड सर्किट, जिससे हम हर चीज ऑपरेट कर लेते हैं। कार बैटरी को स्टार्ट करने के लिए करंट ज्यादा चाहिए, डेफिनेटली 200 एम्पियर हाई होता है ना। अब वो तभी पॉसिबल है जब इंटरनल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। तो बैटरी जो यूज करते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, दैट्स व्हाई इट कैन सेंड लार्ज करंट। तो वी कैन नॉट यूज 8 ड्राई सेल्स इंस्टेड ऑफ अ कार बैटरी, क्योंकि 8 ड्राई सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम फ्लो होगा और उससे कार स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 says a battery of EMF E and internal resistance R, battery of EMF E and internal resistance R sends current I1 and I2 when connected to external resistance R1 and R2 respectively. बहुत टाइम लगता है क्वेश्चंस कराने में ना, तो वन हैज टू बी वेरी फास्ट। बीच में इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, गप्पे नहीं मार सकते, नथिंग एज सच। पढ़ाई टाइम गप्पे क्यों मारेंगे? अरे भाई इतना बोरिंग होता है। पढ़ाई किसको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है किसी को? आप में से नहीं लगती, बहुत बोरिंग होती है। तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स होने चाहिए, जहाँ कुछ ऐसी बातें की जाए जिनमें जिससे हमें फिर से इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाए। क्लासरूम में तो हो जाता है, यहाँ कैसे? फिलहाल क्वेश्चन इज, with resistance R1 the current is I1, with resistance R2 the current is I2. This is question number 20। क्या चाहिए हमें? EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। I1 बाय, नो सॉरी, I1 इक्वल टू या E इक्वल टू I1 into R1 plus R. E also equal to I2 into R2 plus R. इक्वेट कर दो। सॉल्व करो, इससे R की वैल्यू हो जाएगी I1 R1 माइनस I2 R2 बाई I2 माइनस, ठीक है जी। और R की वैल्यू यहां या यहां प्लेस कर दो तो ही आ, ठीक है, ये खुद करेंगे। बाकी R की वैल्यू को यहां या यहां प्लेस कर दें तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। आई होप ये समझ में आया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। डायग्राम बना लो अगर तो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाती है। Cell of EMF E internal resistance R is connected across R1 and the current is I1। R2 के साथ लगाया तो करंट I2। तो E और R की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फिर E इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R, ऑल्सो यहाँ पर I2 इंटू R2 प्लस R, दोनों को इक्वेट कर दो, R आ गया। R की वैल्यू प्लेस कर दो किसी एक इक्वेशन में तो E आ गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Two identical storage batteries, each having EMF V and internal resistance R, are connected as shown। ओ भाई साहब कैसे लगा है? एक तो ऐसे लगी हुई है और एक ऐसे लगी हुई है। दिस इज E, E, that's E,
इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की R. Determine potential difference set up between the points A and B. Okay. A और B में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये कैलकुलेट कर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेल्स की टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी ये कैलकुलेट कर. नेट ईएमएफ पहले करंट निकाल लेते हैं. I इक्वल टू 2E/2R यानी E बाई. ठीक है जी. I इक्वल टू ये आ गया समझ में. नाउ V इक्वल टू E माइनस आई आर. तो E/R प्लेस कर लो आंसर में, या I की वैल्यू प्लेस कर लो तो आंसर. ठीक है जी, आगे बढ़े. यस, E/R प्लेस करो कितना आ जाएगा. हाँ बोलो, करके देखना 0 है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Battery of EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistance R. Find R for which current in the circuit is maximum and potential difference across the battery is maximum. Also find maximum value of current and maximum potential difference. ठीक है. Question is question number 22. A battery of EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistance R. Find the value of R for which current is maximum and voltage is maximum. मैक्सिमम करंट कितना होगा और कब होगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी और कब होगी. वेरी सिंपल. करंट का ये फॉर्मूला है. मैक्सिमम कब होगा जब R 0 हो जाएगा, तो फिर मैक्सिमम करंट विल बी E/R. ठीक है, पढ़ा है हमने पहले भी कहीं किसी क्वेश्चन में. यहाँ जाओ, वोल्टेज मैक्सिमम कब होगी जब ये 0 हो जाए, और ये 0 कब होगा जब R इनफाइनाइट, तो करंट 0 हो जाएगा. तो फिर V मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, E के. वो ग्राफ प्लॉट किया था ना हमने. यस, VR ग्राफ. R जब मैक्सिमम होगा तो फिर ये E के, यही तो बनाया था. ठीक है. R अगर इनफाइनाइट हो तो करंट 0 हो गया, और अगर करंट 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये मैक्सिमम होगा. और अगर R 0 हो तो करंट मैक्सिमम होगा. ठीक है जी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान दें. नेक्स्ट question number 23. Under what conditions will the strength of current in a wire be the same for connections in series and in parallel for n identical cells? सीरीज में फॉर्मूला ये था और पैरेलल में ये था. करंट का फॉर्मूला. क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन करंट सेम होगा when cells are in series, n identical cells are in series, or when they are in parallel. तो सीरीज में इतना करंट था, पैरेलल में ये एक्सप्रेशन लिखा था हमने, ये तो कैंसिल हो गई. n प्लस एन आर इक्वल टू एन आर प्लस आर, आर माइनस एन आर, आर माइनस एन आर. तो आर इंटू 1 माइनस एन, आर इंटू 1 माइनस एन कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू आर. ठीक है. कुछ बच्चे जब करते हैं इसको तो n की वैल्यू 1 निकाल लेते हैं, वो गलत हो गया. गलत क्यों हो गया, n अगर 1 है, एक ही सेल है, वो एक सेल सीरीज पैरेलल में कैसे लगाओगे, तो ज्यादा होनी चाहिए ना.
तो n अगर 1 आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर गलत है। तो यह r इक्वल टू r। ओके नेक्स्ट, दिस वाज 23। 24, a number of identical cells in each of EMF E and internal resistance are connected in series। ये n आइडेंटिकल सेल्स, EMF कितना हो गया, n e स्मॉल e क्वेश्चन में दिया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस nr, they are connected in series and are charged by a DC battery, DC source of EMF E using a resistor R। बताया था आपको चार्जिंग के लिए क्या ध्यान रखना है, इससे ज्यादा EMF की बैटरी लगानी है और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ज्वाइन होने चाहिए। ठीक है, करंट कितना होगा ये बताना है, और एक्सप्रेशन फॉर द चार्जिंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। एक तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली इसका ईएमएफ ज्यादा है तो करंट ऐसे मार्क करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड दिस I will be equal to applied EMF E minus NE, अपोज कर रहे हैं ना, by R plus N, that's चार्जिंग करंट। ठीक है, इनकी टर्मिनल वोल्टेज माइनस I इंटू N, I की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो, दैट गिव्स यू द आंसर। ठीक है, I की वैल्यू प्लेस कर दी जाए, इससे आंसर आ जाएगा इक्वल टू, सॉरी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सेल। अब किया था मैंने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0। एमीटर अगर किसी सर्किट के पैरेलल में लगा दे, क्वेश्चन नंबर 26, एमीटर अगर पैरेलल में लगा दे, हमें करंट मेजर करना था तो सीरीज में लगाना चाहिए था, बट पैरेलल में लगा दिया। यू नो क्या दिक्कत आएगी, जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था बहुत सारा यहाँ से होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। जब इधर से होगा तो ये करंट कम हो जाएगा, और अगर ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो फिर इसकी वैल्यू ठीक से मेजर नहीं हो पाएगी। सो द क्वेश्चन इज, what happens if an ammeter is connected in parallel with the circuit? More current flows through the ammeter, decreasing current through the circuit। इस सर्किट के अक्रॉस करंट कम हो जाएगा और ज्यादा करंट यहां से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चंस बच गए, ये अब आप ट्राई करेंगे। इनमें से 29, 30 ऑलरेडी हमने करवाए हुए हैं, और 27 में डिफरेंशिएशन है। 29 और 30 वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। यस, एक दो बच्चे हैं तो करा ही देते हैं फटाफट। राइट, Q इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 27, Q इक्वल टू mt माइनस हाफ nt स्क्वायर प्लस 1/6 pt क्यूब। m and p आर कॉन्स्टेंट। इनिशियल करंट, इनिशियल करंट मतलब जब टाइम 0 है तो करंट कितना होगा, तो करंट होता है dq बाई dt। डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आ जाएगा, m माइनस nt प्लस हाफ pt स्क्वायर। अब t अगर 0 है एट t इक्वल टू 0, i किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल। दैट्स फर्स्ट पार्ट। टाइम आफ्टर विच द करंट बिकम्स मैक्सिमम, मैक्सिमम की कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, माइनस एन प्लस पी टी इक्वल टू 0, पी टी इक्वल टू एन, तो एन टी इक्वल टू एन बाई पी। मैथ्स ना, मैथ्स सबने पढ़ा हुआ है। ये चार्ज की इक्वेशन दी हुई है, करंट कितना होगा व्हेन टी इज 0, तो
पहले करंट निकाल लो, फिर टी की वैल्यू प्लेस कर लो, और टाइम एट विच व्हेन करंट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम की कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, तो उससे ही आ गया, ठीक है। एंड लास्ट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, हाँ टी की वैल्यू प्लेस कर लो यहाँ पर, तो मैक्सिमम करंट आ गया। लास्ट, इट्स इजियर टू स्टार्ट अ कार ऑन अ वार्म डे देन ऑन अ चिली डे। कार को स्टार्ट करने के लिए हाई करंट चाहिए, और ये हाई करंट कार बैटरी से मिलता है। कार बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, बट इन विंटर्स टेम्परेचर कम होने से इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, तो करंट कम फ्लो होता है। समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कार बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है। कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, with increase in temperature the internal resistance decreases, resistance of electrolyte decreases, तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है। और अगर करंट ज़्यादा होगा तो इट बिकम्स easier टू स्टार्ट द कार, ठीक है जी। See you in the next possible opportunity that we get. अगली एक्सरसाइज 2.3b, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।